हेलो। स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल इंग्लिश की मस्ती में। आइए पहले इस चैनल के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण अंग्रेजी जो बेसिक से लेकर के एडवांस यानी कॉम्पिटिटिव लेवल तक की कॉन्सेप्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो एकदम डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग जब बताते हैं तो किताबों का सहारा लेकर के बताते हैं। इसमें आप खुद से वीडियो जब देखेगा तो एहसास कीजिएगा कि जो किताब का सहारा मतलब किताब का लैंग्वेज ही आपको नहीं मिलेगा, किताब का भाषा ही आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ आपको जो +2 लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि उनकी जो बुक है रैम्बो पार्ट 2 जो 100 मार्क्स की है उसका भी यहाँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मतलब एकदम सरल ढंग से एकदम अच्छे ढंग से उसका अर्थ बताया जाता है, उसको संक्षेपित किया जाता है, मतलब सारा चीज़ उसका टोटल मटेरियल इसमें उपलब्ध रहेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं अपने चैनल की ओर कि आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का बुक है। कितना का? 100 मार्क्स का जो बुक है जो रैम्बो है, हम लोग आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उस बुक में एक चैप्टर है कितना जो सेकंड चैप्टर है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये चैप्टर पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका मतलब होता है आत्मगीत। क्या होता है? आत्मगीत। मतलब एक गीत जो खुद से गाया जाए, खुद के लिए गाया जाए। क्लियर है? जिनके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन। इसमें क्या है? इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें अबाउट ऑथर कि ऑथर के बारे में हम लोग कैसे जानें। ठीक है? तो अबाउट ऑथर में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो इसमें क्या चीज़ है कि वॉल्ट विटमैन बॉर्न ऑन 31 मई 1819 एट वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क USA and died 26 March 1892 at Camden। यह भी न्यूयॉर्क में ही है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है कि वॉल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ वो हुआ कितना 31 मतलब 31 मई को। ठीक है? कब? 1819 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ? वेस्ट हिल में। कहाँ जन्म हुआ? वेस्ट हिल में इनका जन्म हुआ, जो कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है, USA में है। क्लियर है? इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 26 मार्च 1892 ईस्वी में। कब हुआ? 26 मार्च 1892 ईस्वी में। कहाँ? कैम्डन में। यह भी न्यूयॉर्क में ही है, जो न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं इसमें। ही वर्कड एज टीचर, एडिटर, वॉलेंटियर ड्यूरिंग सिविल वार। देखिए वे और कौन कौन से कार्य किए? वे टीचर का भी काम किए, मतलब एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किए, एडिटर का भी कार्य किए, उसमें वॉलेंटियर का कार्य। वॉलेंटियर क्या होता है? और इसमें क्या है? ड्यूरिंग द सिविल वार कि जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? गृह युद्ध चल रहा था। तो उसमें क्या हो रहे थे? बहुत सारे लोग सैनिक घायल थे, मारे जा रहे थे। तो जो घायल सैनिकों को उठा करके इलाज के लिए जो ले जा रहे थे, कौन ले जा रहे थे? वॉल्ट विटमैन। मतलब बिना किसी खर्च के, बिना किसी पैसा लिए, मतलब बिना किसी स्वार्थ के यदि आप हेल्प कर रहे हैं उस स्थिति में, तो उसी स्थिति को बोला जाता है वॉलेंटियर। और ये कब किए? जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, तो ये क्या किए? ये वॉलेंटियर का भी कार्य किए। क्लियर है यहां तक? आगे, हिज फादर वॉज अ कारपेंटर। उनके पिता क्या थे? एक बढ़ई थे। क्या थे? बढ़ई।
और इसमें क्या बोल रहा है कि एंड विटमैन ऑल्सो वर्क एज बिफोर 12 ईयर्स ओल्ड। और जो विटमैन भी थे ना, वो भी क्या किए, अपने 12 साल की उम्र तक, कितने साल की, 12 साल तक की उम्र तक अपने पिताजी के साथ वो भी बढ़ई का कार्य किए। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे होंगे एक छोटा सा फिगर बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? चलिए इसमें हम बड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि ये जो फिगर बना हुआ है किनका है, ये है, ये विटमैन साहब का घर है, जहां इनका बॉर्न प्लेस था, मतलब जन्म स्थान था। कोई दिक्कत? तो इसमें हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं उसमें अबाउट ऑथर तो हम लोग क्लियर हो गया, पढ़ लिए। अब इसमें देखिए इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, और वो कृति क्या है? वो है आपका लीव्स ऑफ ग्रास। क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास, जो इनका वर्ल्ड फेमस हुआ। तो लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? देखिए लीव्स ऑफ ग्रास का यहाँ एक आपका ये नजर आ रहा होगा फिगर। तो लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, मतलब एक कविताओं का ये संग्रह है। किसका संग्रह है? ये कविताओं का संग्रह है। कौन? लीव्स ऑफ ग्रास। अब यहां देखिए लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास देखिए यहां ये बुक है, इसी बुक को लिखे थे कौन? वॉल्ट विटमैन। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं इसमें कि लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में हम लोग समझ गए कि लीव्स ऑफ ग्रास क्या था। तो इसमें देखते हैं कि लीव्स ऑफ ग्रास क्या मिला हम लोग को? एक पोएट्री का संग्रह मिला, कविताओं का संग्रह, जिसको फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1855, मतलब उनको पहले बार कब किया गया? 1855 ईस्वी में क्या किया गया? पब्लिश्ड किया गया, छापा गया। किसको? लीव्स ऑफ ग्रास को। लेकिन उसमें एक देखने वाली बात थी कि विथ ओनली 12 पोएम्स, उसमें केवल मात्र और मात्र 12 कविताएं शामिल थी। कितनी? 12, 12 पोएम्स। कब? 1855 ईस्वी में जब फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि लास्ट एडिशन इन 1892, जब उनका अंतिम एडिशन, जो उनका डेथ ईयर भी है 1892, जैसे हम लोग शुरू में पढ़े, जब उनको डेथ ईयर में गए मतलब 1892 ईस्वी में, उस टाइम में उनका लास्ट पब्लिकेशन हुआ, लास्ट एडिशन किसका? लीव्स ऑफ ग्रास का निकला, जिसमें 12 से बढ़कर के 400 पोएम्स हो गए। टोटल कितना? 400 पोएम्स। क्लियर है? तो यह लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में समझ लिए कि लीव्स ऑफ ग्रास क्या था। इसमें एक चीज और था, उनका एक और लिखा गया था, जो क्या था? जो था आपका ड्रम टैप्स। क्या था? ड्रम टैप्स। ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, वॉल्ट विटमैन के द्वारा ही लिखा गया। कब लिखा गया था? 1866 में। कब लिखा गया था? 1866 में। ठीक है, 1866 में ड्रम टैप्स लिखा गया था। कौन सा? ड्रम टैप्स। क्लियर है, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। क्लियर है? तो इसमें हम लोग आते हैं यहां अपने चैप्टर की ओर। यह है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब आत्मगीत, मतलब एक गीत जो खुद के लिए है, अपने आप के लिए है। क्लियर? वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। क्या बोल रहा है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को मनाता हूं, मतलब उत्सव मनाने की स्थिति में सेलिब्रेट का प्रयोग किया जाता है, माने अपने आप को मनाते हैं, खुश रहते हैं। एंड सिंग माई सेल्फ, और अपने में ही गा करके मैं मग्न रहता हूं। कोई दिक्कत? एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और ये कवि का ऐसा मानना है कि मैं जो मानता हूं, एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना। क्या होता है? मतलब मानना। और कवि का क्या बोल रहा है कि जो एज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है? जो एज्यूम कर रहा है, मान रहा है,
यू शैल एज्यूम, तो कवि का ऐसा मानना है कि जो मैं मान रहा हूं वो भी तू भी मान रहे होगे, आप भी मान रहे होगे, मतलब मेरी जो कल्पना है वही कल्पना आपकी भी होगी। क्लियर है? इसमें आगे क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि कवि का ऐसा मानना है कि मेरा जो शरीर है वो जिस अणु परमाणुओं से बना हुआ है, किससे? जो अणु परमाणु, जिस भी अणु परमाणु से बना है, मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मतलब वही आपका भी जो शरीर है उसी अणु परमाणु से बना है, इसलिए मैं जो मान रहा हूं वो आप भी मान रहे होंगे। क्लियर है कि आप भी मान रहे होंगे। फिर इसमें आगे देखते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं क्या करता हूं? लोफ का मतलब देखिए यहां होता है भटकना, इधर उधर भटकने की स्थिति को हम लोग लोफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लोफ, मतलब भटकना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मतलब मैं इधर उधर भटकता हूं और क्या कर रहा हूं कि इनवाइट माई सोल, मैं आत्मा को, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। सोल मीन्स होता है आत्मा, मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं। मैं इधर उधर भटकता भी हूं और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। इसमें क्या बोल रहा है कि आई लीन, मैं पड़ा रहता हूं। लीन मीन्स पड़ा रहना, LEAN जो आपका है इसका मतलब होता है पड़ा रहना। क्या होता है? पड़ा रहना, कि मैं पड़ा रहता हूं। एंड लोफ, लोफ का मतलब तो समझ गए, भटकना। तो इसमें क्या बोला? मैं पड़ा भी रहता हूं और मैं भटकते भी रहता हूं। एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं जब पड़ा रहता हूं तो मैं उस आराम की मुद्रा में क्या कर रहा हूं? जो समर ग्रास है, जो गर्मियों के मौसम में जो घास बचे हुए हैं, तो वो घास क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं उसको निरीक्षण कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। क्या चीज? कि स्पीयर ऑफ समर ग्रास। तो स्पीयर का मतलब क्या होता है? स्पीयर का मतलब होता है भाला, जानते हैं? जो भाले की एक जो नोक होती है, जो नोक होती है भाले की, तो उसी चीज को बोल रहा है, इस चीज को ये बोल रहा है कि मतलब जो भाला का नोक होता है, तो मैं उस नोक के सदृश जो गर्मियों के मौसम में जो घास होते हैं, तो उसको क्या करता हूं? मैं निरीक्षण करता हूं। मैं पड़ा भी रहता हूं, मैं भटकते भी रहता हूं, लेकिन जब मैं पड़ा रहता हूं, आराम की मुद्रा में होता हूं, तो उस गर्मियों के मौसम में उगने वाले घास की जो नोक होता है, जो भाले के सदृश होता है, मैं उसका निरीक्षण करते रहता हूं। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, बोल कह रहा है कि माई टंग, मेरी जिह्वा, मतलब मेरा जो आवाज निकल रहा है वो, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, एटम देखिएगा यहाँ ये लिखा हुआ है एटम। एटम का मतलब परमाणु, अणु जो भी बोलते हैं, लेकिन यहां क्या आएगा? इसका मतलब जो कतरा होता है ना, खून का एक एक कतरा, मतलब एक एक पार्ट। क्लियर है? तो ये क्या चीज बोल रहा है कि माई टंग, मेरी जिह्वा, मेरी आवाज, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड, मतलब देखिए ये किसका स्वरूप दिया होगा? FORMED, यह फॉर्म्ड का है, मतलब निर्मित हुआ है, निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है। तो फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इस मिट्टी से, किससे? इसी मिट्टी से और इसी हवा से बना हुआ है, निर्मित है। क्लियर है? किसकी हवा से? ये कहां की है? ये USA यानी अमेरिका की बात ये बोल रहे हैं। किसकी? अमेरिका की बोल रहे हैं कि ये अमेरिका की ही मिट्टी में जो ये हमें पाला है, सिंचित किया है, बड़ा किया है। क्लियर है? बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, और इसमें देखिए अपना एक संबंध और स्थापित कर रहे हैं कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, कि उनके जो माता पिता हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? यहीं हुआ। यहीं का मतलब USA, मैंने अमेरिका में ही हुआ। क्लियर है? बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, और हमारे माता पिता के जो माता पिता थे उनकी भी जन्म अमेरिका में ही हुआ। एंड द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम,
हमारे माता पिता का जन्म अमेरिका में, उनके माता पिता का भी जन्म अमेरिका में, लेकिन जो उनके माता पिता के भी उनके माता पिता थे, उनका भी जन्म कहाँ हुआ? कहीं ना कहीं ये कवि क्या कर रहा है, अपना कनेक्शन बता रहा है, अपना स्थिति बता रहा है कि जो मेरा लगाव रहा है ना, वह लगाव क्या हुआ है कि अमेरिका से बहुत पहले से रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कि मैं अब 37 साल का हूं। मतलब अभी कितने ईयर्स का हूं? 37। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है इस टाइप का पूछे कि मैं 37 ईयर्स का हूं। कितने ईयर्स का हूं? 37 ईयर्स का। ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और जो मेरा स्वास्थ्य भी है ना, वह स्वास्थ्य भी एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, एकदम अच्छा है। मतलब कुल मिला के मैं अभी क्या हूं? स्वस्थ हूं। और इसमें चीज क्या बोल रहा है कि होपिंग टू किस सीज नॉट टिल डेथ, और मैं यह आशा करता हूं, होप कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि ये जो अभी स्वस्थता की स्थिति मेरी है वह मृत्यु पर्यंत, मतलब मृत्यु तक की स्थिति को बोल रहा है कि मेरा यह क्या होगा, मेरा जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और सही रहेगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस retiring back of while sufficed at what they are but never forgotten। इसमें समझिएगा, क्रीड्स का मतलब क्या होता है। यहां क्रीड का मतलब होता है धार्मिक मत, स्वीकृति। मतलब जो धर्म के लोग जिस चीज को मानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रीड। तो इसमें क्या चीज बोल रहा है कि क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस, कि मैं धार्मिक विचारधाराओं को भुला देना चाहता हूं, एवियंस कर देना चाहता हूं, मतलब उसको रेस्ट कर देना। एवियंस का ऐसा तो मतलब होता है क्षणिक विराम। जो एवियंस है ना, इसका मतलब होता है क्षणिक विराम, मतलब कुछ समय के लिए भुला देना चाहता हूं। तो इसमें चीज क्या चीज बोल रहा है कि मैं धार्मिक विचारधाराओं को भुला देना चाहता हूं। रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नॉट फॉरगेटन, और मैं अपने आप में ये सब भुला करके क्या करना चाह रहा हूं कि जश्न मनाना चाह रहा हूं, सेलिब्रेट करना चाह रहा हूं, सिंग करना चाह रहा हूं, गाना चाह रहा हूं। फिर क्या बोल रहा है कि रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर, लेकिन मैं धार्मिक विचारधाराओं जो अभी चल रहे हैं, ये सब धार्मिक विचारधाराएं, ये क्या हैं? ये बहुत ज्यादा सफिस्ट हैं। सफिस्ट में ज्यादा होता है। और क्या बोल रहा है? बट दे आर नॉट फॉरगेटन, लेकिन इन विचारधाराओं को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भुला नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये इतने जटिल हैं। ऐसे ही बोला गया है कि मनुष्य को धार्मिक विचारधाराओं में भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत कष्ट का कारक होता है, वो अपने स्वच्छंद विचारों को जीने नहीं देता है। क्लियर है? अब इसमें क्या चीज है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, यहां कभी बोल रहा है कि मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास करता हूं। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों दे रहा है, और मनुष्य को चाहिए भी कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास कर रहा हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और क्या बोल रहा है कि लेकिन एक में इसमें एक चीज और बोल रहा है। हैजार्ड मीन्स होता है क्या? खतरा। क्या होता है? खतरा। लेकिन कवि क्या बोल रहा है कि उन सभी खतरों में, उन सभी मुसीबत के समय में, एवरी हैजार्ड में क्या कर रहा है? वह बोलने की क्षमता रखता है। कौन रखता है? कवि खुद बोल रहा है कि चाहे वो परिस्थितियां सम हो या विषम हो, अच्छा हो या खराब हो, उससे कोई मायने नहीं है। दोनों की स्थितियों में कवि क्या बोल रहा है कि मैं बोलने का क्षमता रखता हूं किसी भी खतरे के समय में, किसी भी स्थिति में। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि क्योंकि नेचर विदाउट चेक विथ ऑन ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि मैं अपने अंदर प्रकृति के उस ऊर्जा को महसूस करता हूं, वास्तविक ऊर्जा को, ओरिजिनल एनर्जी को महसूस करता हूं। इसलिए क्या चीज बोल रहा है कि इसलिए मैं इस स्थिति में बोलने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, चाहे वह अच्छा हो या खराब हो या बुरा हो या किसी भी चीज का हो। कोई दिक्कत? तो ये आपका चैप्टर जो था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो यदि ये आपको अच्छा लगा
तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।